नमस्कार, एक बार फिर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एएसएम क्लासेस के यूट्यूब ऑनलाइन मंच पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आगामी एग्जाम में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला क्विज हम स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर आए हुए हैं तो आप जल्दी थम्स अप करके मुझे बता दीजिएगा कि हाँ, आप सभी लोग क्विज के लिए तैयार हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज की क्विज और देखिएगा हर प्रश्न आप सभी लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। स्वागत है एएसएम क्लासेस के यूट्यूब ऑनलाइन मंच पर। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। शिखर तक पहुंचने का ख्वाब, ठीक है, शिखर तक पहुंचने का ख्वाब, शून्य से लेके शिखर तक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि हाँ, आप सभी लोग लाइव सेशन के लिए तैयार हैं। तो रहा आपका प्रश्न आप लोगों के सामने, पहला प्रश्न, क्या आप तैयार हैं? तो मुझे थम्स अप करके जरूर बताएं। चलिए रहा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आज के सेशन का। हार्मोन शब्द का नामकरण करने वाला कौन था? भाई, हार्मोन शब्द का नामकरण करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, ये हमें बताना है। तो देखिएगा दोस्तों, हार्मोन शब्द का नामकरण जो किया था रॉबर्ट की यदि बात आती है तो भाई रॉबर्ट हुक जो थे ये कोशिका के खोज करता थे ना। रॉबर्ट हुक कौन थे? तो कोशिका के खोज करता थे रॉबर्ट हुक, है ना, कोशिका के खोज करता। अरस्तु जीव विज्ञान का जनक, बैलिस स्टार्लिंग ये नहीं होगा, और ब्राउन पोर्टर। देखिएगा यहाँ बात होती है कि भाई हार्मोन शब्द का खोजकर्ता कौन था? तो हार्मोन शब्द का खोजकर्ता थे बैलिस एवं स्टार्लिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। आशा करता हूं आप सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया था। बिल्कुल सही जवाब है आप सभी लोगों का। लेकर के चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 2 काफी अच्छा सा प्रश्न है, आप लोगों के सामने रहा। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण के नियम को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? क्या वह एसिरियंस थे? क्या वह डार्विन थे? क्या वह मेंडल थे? या फिर बेबोलिनियन जो वैज्ञानिक है इन्होंने पृथक्करण का नियम दिया था? आपका समय प्रारंभ होता है, आपको जवाब देकर के बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए देखते हैं आपका जवाब। चलिए आपका समय समाप्त होता है। देखिएगा पृथक्करण का संबंध एसिरियंस से नहीं है, डार्विन पृथक्करण के नियम से संबंध नहीं रखते, मेंडल इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी, पृथक्करण का नियम जो प्रतिपादित किया था वो किया था मेंडल ने। चलिए अगला प्रश्न रहा क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से मुझे जवाब देकर के बताएं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने किया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये घटना है सन 1801 व 1802 की। जीव विज्ञान शब्द का जो है नामकरण करता जो थे, सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला था लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। कौन था दोस्तों? लेमार्क एवं ट्रेविरेनस, है ना, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, इन्होंने जीव विज्ञान शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई? देखिएगा, जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? जीव विज्ञान का जनक, है ना, जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? तो लेमार्क व ट्रेविरेनस इन दोनों ने नामकरण किया था, लेकिन जीव विज्ञान का जनक कौन था? अरस्तु। कौन थे दोस्तों? अरस्तु जीव विज्ञान के जनक थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने रहा। यदि प्रश्न आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप इसे स्किप कर लीजिएगा ताकि प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाए और आप उसका जवाब दे पाए। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? वनस्पति विज्ञान के खोजकर्ता कौन थे? वनस्पति विज्ञान के खोजकर्ता कौन थे? वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्या वो थियोफ्रास्टस है? क्या वह डार्विन है? क्या वह पुरकिंजे थे? या फिर अरस्तु? देखिएगा वनस्पति विज्ञान, है ना, जीव विज्ञान नहीं, वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक की यदि बात होगी तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका जवाब होगा थियोफ्रास्टस। कौन थे?
थियोफ्रास्टस जो थे वो कौन थे दोस्तों? जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान के जनक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे दोस्तों? तो वो थे आपके थियोफ्रास्टस। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई? बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? जीव विज्ञान बोटनी की यदि हम बात करेंगे कि बोटनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, विज्ञान के अंतर्गत बोटनी आता है, और बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो आप लोगों का जवाब होगा क्या ग्रीक भाषा है, क्या लैटिन भाषा है, क्या फ्रेंच भाषा है, या फिर पुर्तगाल है? पुर्तगाली है ना, पुर्तगाली नहीं होगा, फ्रेंच नहीं होगा, लैटिन नहीं होगा, ग्रीक भाषा से बोटनी की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई? देखिएगा, काफी अच्छा सा प्रश्न है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी के बारे में सुना होगा, ठीक है? तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या वह कवक है, क्या वह शैवाल है, क्या वह विषाणु है, या फिर ये सभी? आपका समय प्रारंभ होता है, आपको जवाब देकर के बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का। देखिएगा, फाइकोलॉजी की यदि बात होगी तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है शैवालों का। किसका अध्ययन किया जाएगा दोस्तों? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई? देखिएगा, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? जल्दी जवाब दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? क्या वह वर्गीकी है, आनुवांशिकी है, कार्यिकी है, या पारिस्थितिकी है? तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा जो है वो है आपकी पारिस्थितिकी। किसके अंतर्गत आता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है, ठीक है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? क्या पौधों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है? नहीं। क्या पुष्पों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है? नहीं। क्या झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब। वृक्षों के अध्ययन को नहीं कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। काफी अच्छे से जवाब आ रहे हैं आप लोगों के, काफी सही जवाब भी आ रहे हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने रहा। क्वेश्चन नंबर 10 आप इसका मुझे जवाब देकर के बताएंगे। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंगस्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी, एंथोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, पुष्पों के अध्ययन की यदि बात होगी तो एंगस्ट्रोलॉजी को पुष्पों का अध्ययन नहीं कहेंगे, फिनोलॉजी को पुष्पों का अध्ययन नहीं कहेंगे, एंथोलॉजी को पुष्पों का अध्ययन बिल्कुल कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया था उन सभी दोस्तों का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न लेकर के चलता हूं आपको। जल्दी से भाई अगला प्रश्न शो कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 बताने से पहले यदि आपने चैनल की लिंक को अभी तक शेयर नहीं किया है तो मेरे प्यारे दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। यदि आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज टर्न ऑन बेल आइकॉन नोटिफिकेशन वाला आप इसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। चलिए लेकर के चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, 11 की ओर सॉरी। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? वनस्पति संवर्धन से संबंधित जो विज्ञान होता है उसे क्या कहा जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, वनस्पति संवर्धन से क्या उसे ओरिलीकल्चर कहा जाता है? तो नहीं कहा जाता। क्या उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है?
तो हॉर्टिकल्चर बिल्कुल सही जवाब होगा। एग्रीकल्चर और फ्लोरिकल्चर इसका कोई संबंध नहीं होगा। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भाई देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यहाँ बात हो रही है स्पर्मोलॉजी की। किसकी बात हो रही है दोस्तों? स्पर्मोलॉजी की बात हो रही है। स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी, क्या वह परागकण का अध्ययन होगा? क्या उसमें बीज का अध्ययन होगा? क्या उसमें फल का अध्ययन होगा या फिर पत्तियों का अध्ययन होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत बीज का अध्ययन किया जाता है। बीज का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? तो स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी, बी आपका सही जवाब होगा, बीज। ठीक है, चल काफी अच्छे जवाब आ रहे हैं आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर रहा आप लोगों के सामने 13। एंगस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंगस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है कि भाई एंगस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत क्या घासों का अध्ययन होता है, क्या फूलों का अध्ययन होता है, फसलों का अध्ययन होता है या तेलीय बीजों का अध्ययन होता है? देखिएगा, यदि बात होती है एंगस्ट्रोलॉजी की, है ना, बात होती है एंगस्ट्रोलॉजी, किसकी बात हो रही है? एंगस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, एंगस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। फल का नहीं होगा दोस्तों, फलों का नहीं होगा, तेली बीजों का नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, घासों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 काफी अच्छा सा प्रश्न भाई आपके सामने है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? देखिएगा, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी की यदि बात होगी तो मेरे प्यारे साथियों, पीडोलॉजी के अंतर्गत जो है फलों का अध्ययन नहीं होता, चट्टानों का अध्ययन नहीं होता, पौधों का अध्ययन नहीं होता। पीडोलॉजी के अंतर्गत भूमि का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। पीडोलॉजी भूमि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है? देखिएगा, पौधों को नाम देने वाले वैज्ञानिक, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत पौधों को नाम दिया जाता है ना, पौधों को नाम दिया जाता है, उसे क्या कहा जाएगा? नामकरण, वर्गीकी, पहचान या वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब होगा नामकरण नहीं होगा, पहचान व वर्गीकरण नहीं होगा। पौधों के को नाम देने वाले विज्ञान को कहा जाता है वर्गीकी, जिसे 5 भागों में बांटा गया है ना, 5 भागों में बांटा गया है। चलिए वो हम डिटेल में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने रहा। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा गया है? और आशा करता हूं इसका जवाब आप जरूर देख करके बताएंगे कि वर्गीकी का पितामह कौन है ना, फादर ऑफ वर्गीकी, है ना, वर्गी क्लासिफाइड करना है तो वर्गीकी का पितामह किसे कहा गया है? एंगलर, लीनियस, अरस्तु या फिर लेमार्क। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब। तो यहाँ बात होती है कि क्या एंगलर थे? एंगलर का संबंध वर्गीकी से नहीं होगा। क्या वह लीनियस थे? तो अरस्तु को देख लेते हैं। अरस्तु व लेमार्क दोनों नहीं होंगे, क्योंकि अरस्तु तो जीव विज्ञान का पिता हो गया, लेमार्क जीव विज्ञान का नामकरण करता हो गया। लीनियस इसका सही जवाब होगा, क्योंकि वर्गीकी का पितामह किसे कहा गया है? लीनियस को कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। सूक्ष्म जीव निम्नलिखित में से कौन कहां पर पाए जाते हैं ना? सूक्ष्म जीव कहां पर पाए जाते हैं? क्या रेतीली मिट्टी में पाए जाते हैं, लवण युक्त मिट्टी में पाए जाते हैं, दलदल भूमि में पाए जाते हैं या इन तीनों जगह पर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब होगा, देखिएगा, सूक्ष्म जीव रेतीली मिट्टी में भी पाए जाते हैं, ठीक है,
लवण युक्त मिट्टी में भी पाए जाते हैं और दलदल भूमि में भी पाए जाते हैं। इन सभी जगहों पर क्या पाए जाते हैं दोस्तों? तो इन सभी जगहों पर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु किसमें वृद्धि करेगा? जीवित कोशिका में, चीनी के विलयन में, मृत शरीर में या फिर पानी में? यहां बात हो रही है विषाणु की, है ना, बात हो रही है विषाणु की। तो देखिएगा विषाणु कहां पर वृद्धि करते हैं? तो चीनी के विलयन में यदि विषाणुओं को रखा जाए तो ये वहां पर मर जाएंगे, वहां वृद्धि नहीं कर पाएंगे। मृत शरीर में विषाणुओं को नहीं रखा जाता, जीवित कोशिका में विषाणुओं की वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों? आपका सही जवाब होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए जीवित कोशिका में विषाणुओं की वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं ना भाई, खिचड़ी है ना, खिचड़ी, वही साबूदाने की बात हो रही है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? पाइनस से, सैंडस से, जूनिपेरस से या फिर साइकस से? साबूदाना किससे बनाया जाता है? आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइम, आप जवाब देकर के मुझे बताइएगा कि साबूदाना किससे बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिएगा साबूदाना पाइनस से नहीं बनाया जाता, साबूदाना सैंडस से नहीं बनाया जाता, साबूदाना जूनिपेरस से नहीं बनाया जाता, साबूदाना साइकस से बनाया जाता है। साइकस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। साबूदाना साइकस से बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भाई, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है ना? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन जो है आप सभी को पता है, फलों का अध्ययन फिनोलॉजी के अंतर्गत नहीं आता, फलों का अध्ययन एंगस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत नहीं आता, फलों का अध्ययन एंथोलॉजी के अंतर्गत नहीं आता, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, पोमोलॉजी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारी पीपीटी के प्रश्न विद स्क्रीनशॉट, विद आपके नोट्स के माध्यम से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हुए हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर, ये नीचे जो पट्टी चल रही है, व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, सभी नोट्स वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए तो लेकर के चलता हूं आपको अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने रहा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। भाई कौन सा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा कलर का दिखाई देता है? काले कलर का दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। श्वेत नहीं होगा, गहरा नीला नहीं होगा, हल्का नीला नहीं होगा, काले कलर का दिखाई देता है। चलिए, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? आपको मिलते हैं 5 सेकंड का टाइम और आप इसका जवाब देकर के बताएंगे कि प्रकाश का वेग मापने वाला वैज्ञानिक कौन सा था? गैलीलियो, न्यूटन, रोमर, आइंस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, आपको जवाब देकर के बताना है क्वेश्चन नंबर 22 का। देखिएगा, रोमर, वैज्ञानिक रोमर जो थे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? इन्होंने प्रकाश का वेग भैया ना, प्रकाश का वेग के बारे में बताने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? रोमर, वैज्ञानिक रोमर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, देखिएगा ये कुछ प्रश्न मैंने निकाले हैं आप लोगों के लिए, आप आराम से देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आपको याद रह जाएंगे। कुछ प्रश्न जो इंपॉर्टेंट थे वो निकाले हैं मैंने आप लोगों के लिए, देख लीजिएगा। सबसे पहला, मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। IMP प्रश्न है भाई, याद रख लीजिएगा कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मानव रक्त में प्लाज्मा में
प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो भिन्नता जो होगी वो होगी 80 से 80%। ध्यान रखिएगा, 80% की भिन्नता होती है, बराबर की साझेदारी होती है मानव शरीर में प्लाज्मा और पानी के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों का, रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? ये प्रश्न भाई हमारा 4-5 दिनों से घूम ही रहा था और आज आपके बीच में आ ही गया है। रक्त में पाए जाने वाली धातु लोहा है। लोहा जो धातु है ये हमारे खून में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, हमारे खून में लोहा पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, और लोहा किससे प्राप्त होता है? तो आयरन की प्राप्ति जो होती है बैंगन से होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बैंगन से होती है। यदि डॉक्टर बोलता है ना कि भाई लोहे की कमी हो गई है, लोह की कमी हो गई है हमारे शरीर में, तो लोह की कमी का मतलब ये नहीं हुआ कि आप लोहे को गला करके पी जाओ, नहीं। लोहे की कमी को दूर करने के लिए बैंगन को है ना, भट्टे को खाया जाता है। भट्टा बोलते हैं ना, हाँ बैंगन, उसी को खाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण दोस्तों हमारी किडनियों में होता है। कहाँ पर होता है? हमारी किडनियों में होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो कहाँ से अवशोषित किया जाते हैं रक्त में अधिकतम पोषक तत्व? छोटी आंत से ऑब्जर्व खींचे जाते हैं। छोटी आंत आपका सही जवाब होगा। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? यदि हमारे शरीर में एंजाइम नहीं होंगे तो हमारा भोजन नहीं पचेगा। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। यदि आपने ये प्रश्न देखे हैं तो आप नहीं पढ़े हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न रहा आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर जो अगला है श्री, देखिएगा, मानव के अमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है। ठीक है, मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है दोस्तों? तो अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन में सहायता करता है ना। कोई सा अम्ल है उसका नाम हमने X दे दिया कि अम्ल X उत्पन्न होता है जो कि भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो अम्ल X का नाम बताओ दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर आया आपका क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? ये हमारे शरीर में होता है क्रेब्स चक्र। ये इसमें किसका संश्लेषण होता है? तो पार्विक अम्ल का। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे डायलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? डायलिसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन क्या किसको बदलता है? तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई आप लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए, ध्यान जरूर रखिएगा। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। फिर अगला है आपका, वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ऐसा अंग है दोस्तों यकृत। कौन सा है? यकृत एक ऐसा अंग है। पित्त किसके द्वारा पैदा होता है? तो पित्त यकृत के द्वारा पैदा होता है। और पित्त कहाँ पर जमा होता है? तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है। चल, आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे लेकर चलता हूं आपको। मनुष्य के जीवन में कितने बार 2 बार विकसित होते हैं? कितने दांत ऐसे हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत ऐसे हैं दोस्तों हमारे शरीर में जो 2 बार विकसित होते हैं ना। 2 बार से ज्यादा बार टूट गए तो आप दांत को लगवा लीजिएगा, इंतजार मत कीजिएगा कि ये वापस से आ जाएंगे। केवल 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार उगते हैं। चलिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। और संपूर्ण पाचन क्रिया का जो विटामिन प्रोटीन है ये कहाँ से ऑब्जर्व होता है? तो छोटी आंत से ऑब्जर्व होता है, छोटी आंत से लिया जाता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है?
तो ये हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है, हमारे मुखड़े से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो हमारे मुख से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध हृदय से है, यह हमें अच्छे से पता है। फिर अगला प्रश्न है, पेस मेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना है ना। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? पेस मेकर का कार्य है। ठीक है, पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। अगला प्रश्न है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। गति प्रेरक किससे संबंधित दोस्तों? हमारे हृदय से संबंधित है गति प्रेरक। अगला प्रश्न है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? तो धमनी की भित्तियों पर, है ना, धमनी की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है। लास्ट प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, सोते समय हमारा रक्तदाब घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। चलिए आगे लेकर चलता हूं आप लोगों को। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ लिखता हूँ मैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। और यदि आपने वीडियो का लिंक शेयर नहीं किया है तो ये भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम एक साथ सभी लोगों तक पहुंच पाए, लाइव सेशन को सफल बना पाए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिएगा शून्य से लेकर शिखर तक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।